हिमाचल सरकार में हमारे स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी, हिमाचल सरकार में पूर्व सीपीएस और वर्तमान में अर्की के विधायक सम्मानित श्री संजय रतन जी, संजय अवस्थी जी, हमारे श्री प्रकाश करण जी जो उपाध्यक्ष है राज्य लघु बचत सलाहकार बोर्ड, श्री रघुराज पराशर जी प्रधान ग्राम पंचायत क्यार खड़ौता, श्रीमती कमलेश पंवर जी उपाध्यक्ष जिला परिषद सोलन एवं परगना मलौन के सभी बुजुर्ग साहिबान, माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, मैं अभी जो पंचायत प्रधान जी या पार्षद साहब इनकी बात सुन रहा था, संजय अवस्थी जी की भी बात को मैंने सुना और ये कह रहे थे कि 40 वर्ष बाद कोई मुख्यमंत्री आज मलौन परगना में आया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब से हमारी सरकार बनी है, जब पिछड़े इलाके या ट्राइबल के इलाके हैं, मैं हर जगह जाने का प्रयास करता हूं। हमने पहला हिमाचल दिवस स्पीति में मनाया, वो चाइन बॉर्डर के साथ था। मैं गया और मैंने वहां देखा कि किस प्रकार का जीवन यापन हमारे स्पीति के लोग करते हैं। आने के बाद वहां बिजली की क्वालिटी बहुत कम हुआ करती थी। हमने योजना बनाई और हम वहां 2 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि 90% बनकर तैयार हो चुका है, वो उन लोगों को समर्पित आने वाले समय में करने जा रहे हैं। मैं डोडरा कुआर गया और अभी हम पिछले कर्कूप भी गए, मैं और कर्नल धनीराम शांडिल जी, वहां के लोगों से मिला और मुझे आज मलौन में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं मलौन में जहां कोई मुख्यमंत्री 40 साल बाद पहली बार यहां आ रहा है, तो मैं मलौन के लोगों से कुछ बातचीत कर सकूं। 2 वर्ष पहले जब हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद एक दायित्व आप पर आ जाता है, उस दायित्व का निर्वाह आपको करना होता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक औपचारिकता होती है कि आप सचिवालय में जाएंगे, अधिकारियों की बैठक में भाग लेंगे और अधिकारी जो होते हैं वो आपको पूरे प्रदेश के बारे में बताते हैं और प्रदेश की आर्थिक हालत के बारे में बताते हैं। जब मैंने आर्थिक हालत देखी तो हिमाचल प्रदेश सरकार के पास 11 दिसंबर को मेरी ओथ होती है और 11 दिसंबर के बाद तकरीबन 13 दिसंबर को जब अधिकारियों की जब इससे बैठक होती है तो कहा कि प्रदेश का खजाना खाली हो चुका है। मैंने कहा ये तो कांग्रेस की सरकार आ गई, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती और जनता उनको दोबारा से चुनकर भेजती तब क्या हालत होते? कहते यही हालत होते जो आज आपके सामने है। मैंने उनसे पूछा कि डबल इंजन की सरकार थी, डबल इंजन कहते थे, केंद्र में उनकी सरकार है और राज्य में जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, तो खजाना कैसे खाली हो गया? उन्होंने कहा 5 वर्ष तक जो जनता की संपदा है, जो आपकी संपदा है, आपके पैसे हैं, जिसके लिए आप 5 साल चुनकर भेजते हैं, उन संपदा को लुटा दिया गया। मैंने उनसे पूछा कैसे लुटी? उन्होंने कहा चुनाव आने थे
और मई 2022 से चुनाव जीतने के लिए उन्होंने कई घोषणाएं कर दी और कई ऐसे काम किए जो जनता के हित में नहीं थे। मैंने पूछा कौन कौन से काम किए? कहा 900 संस्थान खोल दिए। 900 संस्थान खोलने के बाद मैंने कहा ठीक है 900 संस्थान खोल दिए, लेकिन क्या नियुक्तियां मिलेगी उस संस्थानों में? युवाओं के लिए जो उन संस्थानों में लगने थे, क्या कोई नौकरियां निकाली है? कहा अभी नौकरियां नहीं निकाली है। तो मैंने कहा ये संस्थान खोले क्यों गए? कहते चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जी और उसके मंत्रिमंडल के सदस्य कहते थे अभी नोटिफिकेशन कर दो, हाई स्कूल को सीनियर सेकेंडरी कर दो, प्राइमरी को मिडिल कर दो, 8वीं को 10वीं कर दो, हेल्थ की पीएससी सीएससी कर दो, डॉक्टर की कोई बात नहीं है, 100 बेडेड हॉस्पिटल कर दो या एक्शन ऑफिस बना दो। तो मैंने कहा कि महज नोटिफिकेशन के लिए संस्थान खोलेंगे? अगर कोई संस्थान खोलना था तो पहले कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए थी। जो युवा रोजगार के लिए भाग रहे थे उनके लिए टेस्ट निकाले जाने चाहिए थे, पहले उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। और कहते हैं 900 संस्थान को आप खोल दोगे, लेकिन यहां आप डॉक्टर उपलब्ध नहीं करवा सकोगे, टीचर उपलब्ध नहीं करवा सकोगे। फिर मैंने और पूछा, कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए पानी का बिल माफ कर दो। गरीब आदमी का पानी का बिल माफ करते तो अच्छी बात होती। इनकम टैक्स देने वाले बड़े बड़े होटलों के बिल माफ कर दिए गए, करोड़ों रुपए का उन व्यापारी लोगों को अपना फायदा दे दिया और प्रदेश के खजाने को लुटा दिया। बिजली का बिल माफ कर दो। हमने कहा कि बिजली का बिल भी माफ कर दिया, आप 125 यूनिट फ्री बिजली लेते हैं, लेकिन कई ऐसे व्यापारी लोग हैं, कई ऐसे होटल वाले जिसे 1 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से सरकार उन्हें अनुदान देती है और तकरीबन 800 करोड़ रुपए का हमें नुकसान हो। फिर कहा कि डीजल के रेट हम 5 रुपए और कम कर देते, 5 रुपए और कम कर दिए, जबकि हरियाणा पंजाब उत्तराखंड में 6 रुपए ज्यादा रेट थे, हमारे यहाँ 5 रुपए कम हुए। फिर कहा कि मुफ्त में बस यात्राएं महिलाओं को कर देते हैं, उन्होंने वो भी किया। 900 संस्थान खोल दिए। हमें फैसला लेना था। मैं आप जैसे परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। मैं गांव का दर्द भी जानता हूं, कर्मचारी की पीड़ा को भी जानता हूं। जब कोई आम परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता है और अपने राजनीतिक जीवन के 35 से 40 साल वो राजनीति में देता है, 20 साल पहले मैं एमएलए बन चुका था, मैं कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, मुझे फैसला करना था। मैंने फैसला किया कि आम आदमी पर कोई बोझ ना पड़े, गरीब पर कोई बोझ ना पड़े, और हमने फैसले लेने शुरू किए। और 1 महीने बाद मैंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मेरे पहले भाषण से आप पिछली जो सोशल मीडिया के लोग होंगे वो देख लें, मैंने कहा कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, सत्ता सुख में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए नहीं आए हैं। मैं 10 से 5 ऑफिस में बैठ के पूरा दिन व्यतीत कर दिया और लोगों की सेवा में कुछ नहीं की। हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए और हमने उस व्यवस्था को परिवर्तन करना शुरू किया। प्रदेश में इतिहास की सबसे भयंकर आपदा का सामना हिमाचल प्रदेश की जनता ने किया। 551 लोग हमें छोड़कर चले गए। 2023 में जो आपदा आई, 551 लोग उस आपदा में मौत के मुंह में चले गए। 23,000 घर टूट गए, कुछ पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए, कुछ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। हमारी जनसंख्या
जिसे हम अभी 75 लाख कह रहे हैं, उस 75 लाख की जनसंख्या में एक परिवार बड़ी मुश्किल से अपना घर बनाता है, बड़ी मुश्किल से। दिन रात की मेहनत की कमाई उसकी उस घर बनाने में लग जाती है, ये सोचकर कि मैं बुढ़ापे में आराम से अपने बच्चों को और मैं अपने आप अपना जीवन यापन इस घर में करूंगा। इतनी भयंकर आपदा आई, मैं सब जगह गया, सब परिवार मुझसे लिपट कर रोए कि हम रात का खाना इस घर में खा रहे थे। खाना खाने के बाद सोने की तैयारी करी कि ऊपर से एक बड़ा ल्हासा आया और हमारे घर को भाग कर ले गया, पीने के पानी का गिलास नहीं बचा। मैं सुबह आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गया और शाम को अधिकारियों की बैठक लेता था। अधिकारी कानून दिखाते थे, नियम दिखाते थे, कहते थे ये नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना से कहते, जो प्रधान है जानते होंगे, 1.5 लाख रुपया मिलता है। मैंने कहा 1.5 लाख में घर तो बनता नहीं। कहा आपका खजाना खाली है। मैंने कहा अगर खजाना खाली है तो 23,000 बेघर आम परिवार के लोग हुए हैं, गरीब लोग हुए, उन घरों को बसाने की जिम्मेवारी हमारी है। हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते रहे कि हमें भी गुजरात की तर्ज पर, उत्तराखंड की तर्ज पर स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। हमारी बात नहीं सुनेंगे और जो सहायता मिली वो नियमों के अनुसार हमारे पास आनी ही थी। हमने 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज अपने खर्चों में कटौती करके आम जनता के लिए हमने 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर वो राशि 7 लाख रुपए की, जिस नियम को बदलने के अधिकारी मुझ पर दबाव डाल रहे थे, मैंने आम लोगों के लिए नियम बदल दिया, कानून बदल दिया और 7 लाख रुपए की राशि। कभी किसी सरकार ने यह नहीं सोचा कि लाखों इंतकाल पड़े हुए हैं। मैं किसी पर उंगली नहीं उठाता। मैंने तहसीलदार की मीटिंग ली, डीसी की मीटिंग ली। मैंने कहा ये इंतकाल क्यों नहीं हो रहे हैं? आम आदमी, गांव के किसान को अपना जमीन का इंतकाल करवाना है, अपनी डिमार्केशन करवानी है, अपनी पार्टीशन करवानी है। और मैंने उन्हें सख्त हिदायत दी और 2,70,000 इंतकाल उन परिवारों के हुए जो परिवारों पटवारी के पीछे घुमा करता था। हमारे नियम से पटवारी उन परिवारों के पीछे घूमे। प्रदेश में तकरीबन सरकारी कर्मचारी बहुतायत है। सरकारी कर्मचारी हमेशा मांग करते रहे कि हमारा बुढ़ापे में हमें भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। मैं भी एक कर्मचारी और किसान का बेटा हूं। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत था, लेकिन अगर हमने राजनीतिक लाभ उठाना होता तो हम सरकारी कर्मचारियों को जो हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी है वो 2027 में देते थे, दे सकते थे, लेकिन हमने राजनीतिक लाभ के लिए उन सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम पहले ही कैबिनेट में दी। ऐसे परिवार थे जिनको सिर्फ 3,000 रुपया पे मिलती थी। बेटे छोड़कर जा रहे थे, जब पता लगा कि हमारे बुजुर्ग को 30,000 रुपया पे मिलती है तो कुछ ना कुछ उन बुजुर्गों की सेवा के लिए बेटे वापिस भी आए। केंद्र सरकार ने क्या किया? जो सरकारी कर्मचारियों का ईपीएफ का अंशदान था और राज्य सरकार के जो अंशदान था, उस 9,000 करोड़ पर आज भी कुंडली मारकर केंद्र सरकार बैठी हुई है। वो पैसा हमारा है, सरकारी कर्मचारियों का, सरकार का है। सरकार क्या है? सरकार आप है, आपकी संपदा का है। हम तो सिर्फ 5 साल के लिए संरक्षक है, जनता ही सरकार होती है। वो भी इन्होंने नहीं दिया, नहीं दिया, कोई बात नहीं। फिर हमने सोचा कि गांव में रहने वाले व्यक्ति के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे, और मैंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पिछले बजट में योजनाओं को बदल डाला। मैंने कहा कि गांव में कोई व्यक्ति
अगर खेत में काम करता तो उसके घर में पशु भी होता है। मेरी माताजी आज भी गांव में खेती करती है पर पशु नहीं रखती, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गई है। सोचते थे कि उनके बेटे आएंगे जमीन बांटेंगे, लेकिन समय नहीं लगता। माँ बाप का समय होता है ना, बुजुर्ग बोलते हैं कि आओ अपनी जमीन जायदाद देख लो, बुजुर्गों के समय की जमीनें हैं। तो माँ बाप जो कृषि से जुड़ा लोग होते हैं उनको अपनी जमीन बहुत प्यारी होती है। तो उनके हाथ में पैसा कैसे पहुंचे? हमने अपनी योजना लाई। जो दूध 32 रुपए लीटर बिकता था, कभी 1 रुपया बढ़ा दिया जाता था, 2 रुपया बढ़ा दिया जाता था, हमने उसमें 15 रुपए की बढ़ोतरी की। आज गाय का दूध सरकार द्वारा 45 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से खरीदा जा रहा है और भैंस का दूध 15 रुपए 55 रुपए लीटर के हिसाब से अभी खरीदा जा रहा है। ये मिल्क फेडरेशन के द्वारा खरीद हो रही है। अब जिसके पास पशु होगा वह घर में गोबर भी होगा, कील्टे में ले जाएंगे या डल में ले जाएंगे। अब वो गोबर आधारित खेती पर हमें फैसला करना था। हमने फैसला किया, जो भी गोबर से मक्की पैदा करेगा, कोई यूरिया का प्रयोग नहीं करेगा, उससे सरकार 30 रुपए किलो मक्की खरीदेगी। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 4000 मीट्रिक टन अभी तक मक्की खरीद रही है। और जो गेहूं पैदा करेगा उससे 40 रुपए किलो गेहूं खरीदा जाएगा, ताकि आपके हाथ में पैसा पहुंचे। धीरे धीरे ये योजना आपको लाभ देगी। जब घर में बैठकर आप देखेंगे कि सेब भी बाजार में 40 रुपए किलो बिक रहा है और मक्की भी 40 रुपए किलो सरकार खरीद रही है, आपके हाथ में पैसा है। हमने अभी इसके लिए अभियान चलाया है। यहां भी हम प्राकृतिक खेती से लेकर मैं अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि आप भी यहां प्राकृतिक खेती में रजिस्ट्रेशन करवाइए। आपके घर से मक्की लेकर जाएंगे हमारे सरकारी अधिकारी। अभी क्या है, अभी डिपार्टमेंट सब्सिडियां देता है। यही नहीं, गांव में रहने वाले मजदूर के हाथ में पैसा कैसे आए? मनरेगा कांग्रेस पार्टी की सोच से निकली है। उसके मेन आर्किटेक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, सोनिया गांधी जी की सोच थी। अब मनरेगा में कभी कोई मेरे पास मांग लेकर नहीं आया, मक्की का मूल्य बढ़ाने के लिए कोई मांग लेकर नहीं आया, भैंस और गाय के दूध का मूल्य बढ़ाने के लिए कोई मांग लेकर नहीं आया। मांग लेकर तो सरकारी कर्मचारी आते हैं, हड़ताल करते हैं कि हमारी इस मांग को पूरा करो, या कोई और युवा वर्ग आता है कि हमारी इस मांग को पूरा करो। ये सिर्फ इसलिए मैं जानता हूं कि जो आम परिवार से, कृषक परिवार से निकल कर आता है, उसे गांव के किसान का भी दर्द पता होता है, गांव के आम आदमी की पीड़ा भी पता होती है। और हमने मनरेगा को 240 से बढ़ाकर 300 रुपए किया। आज मनरेगा के तहत जो मजदूर और बहनें लग रही है उनको 300 रुपए असेसमेंट के बाद मिल रहे हैं, क्योंकि 240 में असेसमेंट में कभी 150 रुपया मिलता था, कभी 170 रुपया मिलता था। हमने उसको बढ़ाया और आने वाले समय में हम गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। हमारा बजट में जनता की अदालत में यह भी रखना चाहता हूं, जिसकी जानकारी आप नहीं रखते हैं, आप बजट जरूर पढ़े करें। ऐसी हालत पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी कि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूं, 8वीं तक हमको तो टाट ही मिलती थी। बेंच जो मिलते थे 9th और 10th क्लास में मिलते थे, जो हमारे समय के याद रखते होंगे। आज शिक्षा के स्तर में हमारी इतनी अधिक गिरावट आ गई है। क्यों आई है? जब कोई शासक संवेदनशील नहीं होता है, जब कोई पार्टी गरीब के दर्द को बांटना नहीं चाहती, तब ये हालत आती है। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोशल मीडिया के द्वारा राजनीति बहुत की है
लेकिन गुणात्मक शिक्षा में कोई सुधार नहीं किया। क्या हालत कर दी शिक्षा के स्तर की। गांव के स्कूल में पढ़ने वाला 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ पा रहा है। मैं शिक्षकों को दोष नहीं देता, लेकिन क्यों हुआ ऐसी हालत। गुणात्मक शिक्षा में जो बोलते थे हम, पूरे हिंदुस्तान में गुणात्मक शिक्षा में 21वें स्थान पर हम पहुंच गए। बच्चों की सरकारी स्कूल से संख्या कम हो रही है, हम उसमें बदलाव करने जा रहे हैं। हमने बदलाव किया और पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम की शुरुआत इस एकेडमिक सेशन से हमने की। यही नहीं, हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बना रहे हैं। स्कूल तो बना दिया गया, पर आधी बिल्डिंग खड़ी है, आधी पूरी नहीं हुई। हम तकरीबन अगले स्कूल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए आने वाले समय में अगले 3 वर्षों में 600 करोड़ के करीब हम खर्च करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं बजट का प्रावधान करने जा रहा हूं। हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाएंगे, जहां दिन में बच्चा खेलेगा, खाना भी वहीं खाएगा, खेलने के बाद शाम को अपने परिवार में अपने घर के पास जाएगा। पूरी खेलने की सुविधा उसको मिलेगी, पूरे टीचर वहां मिलेंगे, पूरे साइंस के टीचर हमारे वहां मिलेंगे। आज स्कूल तो खोल दिए, टीचर ही नहीं है। हमने एक नीतिगत फैसला लिया कि अगले 2 साल तक, जब तक टीचरों की भर्ती नहीं होती है, कोई रिटायर्ड टीचर अगर उस स्कूल में दोबारा पढ़ाना चाहता है तो पढ़ा सकता है। उसको पर पीरियड के हिसाब से हमारी सरकार पैसा देगी। हम उससे भी नहीं कहेंगे, उसको भी समाज को वापस कुछ करना है, पर उसकी मेहनत का भी हम उसको पैसा देंगे। वो टीचर की पॉलिसी हम अभी लेके आए हैं, सिर्फ 2 साल के लिए पॉलिसी है। तब तक हम सभी शिक्षकों के पद भर देंगे। हेल्थ में क्या हाल है, ये मैं आपको इसलिए बताता हूं। हेल्थ क्या क्या है, मैं यहां 100 बेड का हॉस्पिटल खोल देता हूं, ना एक्सरे होगा अगले 10 साल तक, ना मशीन होगी। पेशेंट सोचेगा कि मैं ठीक हो रहा हूं पेन किलर खा के, वो ठीक नहीं हो रहा, उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है। ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ये सिर्फ केवल फर्स्ट एड सेंटर है कि समय के अनुसार कुछ समय के लिए आपको राहत मिल जाए और उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में जा सके। मेडिकल कॉलेजों का क्या हालत है, एक बेड पर 2-2 पेशेंट मिलते हैं। यहां से ट्रांसफर होकर जाते हैं आप एम्स में पहुंच गए या आईजीएमसी पहुंच गए, फिर चंडीगढ़ पहुंच गए, फिर दिल्ली पहुंच गए, धक्के खाते रहते। कितना पैसा आपका इस बीमारी में लुटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन भी ठीक नहीं है। कोई संस्थान खोलना किसी मुख्यमंत्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उस संस्थान में आपको सही इलाज ना मिले, सही शिक्षा ना मिले, उस चीज का आपको फायदा क्या है। इसलिए हम थोड़े फैसले सख्त कर रहे हैं। सख्त फैसले का मतलब यह नहीं है कि आम आदमी पर उसका प्रभाव होगा। फैसले वो किए जा रहे हैं जहां भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से जनता की संपदा को लुटा दिया जाता है। हम आपकी संपदा के संरक्षक हैं। हमने 1 साल में भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके 2200 करोड़ रुपया जो लुटा दिया जाता था, उसका बचाव हमने किया, हमारी सरकार ने किया। मैं आपको एक यही उदाहरण देना चाहता हूं कैसे लुटाते हैं आपकी संपदा। आपको नहीं ज्ञान होगा, आप सिर्फ मांग करते क्योंकि आम आदमी को कुछ नहीं लेना। शराब के ठेकों की नीलामी से हमें 600 करोड़ रुपए आया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, शराब के ठेकों को रिन्यू कर दिया। यानी कि 1 साल में अगर हमको शराब से 1500 करोड़ रुपए का राजस्व आता था, आय होती थी, उसमें 15% इंक्रीज करके 150 करोड़ इंक्रीज करके अगली बार भी ठेके उन्हीं लोगों को दे दिए। 4 साल तक ऐसा करते रहे। 4 साल में उन्होंने 600 करोड़ रुपया सरकार के खजाने में लाया। हमने 1 साल में वो 600 करोड़ रुपया सरकार के खजाने में लाया और उससे जनता को योजनाएं बांटी। अनाथ बच्चों की कोई बात नहीं सुनता था। भावना वंश
वो निर्भर रहते थे एक दूसरे पर, कभी चाचा जी, कभी मामा जी, कभी कोई दयावान व्यक्ति आ गया कि मैं तेरी पढ़ाई का खर्चा कर दूंगा, शादी का खर्चा कर दूंगा। वो बच्चा हमेशा उस परिवार पर, उस दयावान पर निर्भर रहता था। वो कभी आत्मसम्मान से जी नहीं सकता था। हमने कहा कि नहीं, धनवान लोग भी बहुत है, दयावान लोग भी बहुत है, लेकिन बच्चे के आत्मसम्मान को और स्वाभिमान को जिंदा रखने का कार्य भी हिमाचल प्रदेश की सरकार करेगी। जो बच्चा अपनी मां को खो चुका, अपने पिता को खो चुका, बालिका आश्रम में रह रहा है या अनाथ आश्रम में रह रहा है या अपने चाचा या मामा के पास रह रहा है, उसको स्वाभिमान और आत्मसम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार है। हिमाचल प्रदेश की संपदा में उसका भी एक हक बनता है। हमने उस हक के लिए देश में पहला ऐसा कानून बनाया जहां जो बच्चा अपनी मां को खो चुका है, अपने पिता को खो चुका है, उसे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। यानी सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। 27 साल की उम्र तक सरकार उसका ख्याल रखेगी। और जब बच्चा पैदा हो जाएगा, माँ बाप खो गए, 1 महीने का बच्चा भी होगा, उसके लिए एक नर्स हिमाचल प्रदेश की सरकार उसे उपलब्ध करवाएगी। और हर महीने उसके अकाउंट में पैसे जाएंगे। 18 साल बाद हर महीने उसको 4,000 रुपया पॉकेट मनी मिलेगी हर महीने। 4 साल की 48,000, 27 साल तक मिलती रहेगी। अगर घर बनाना चाहता है, 3 लाख रुपया घर बनाने के लिए मिलेंगे। व्यापार करना चाहता है, 2 लाख रुपया घर बनाने के लिए मिलेंगे। और पढ़ाई डॉक्टर की, इंजीनियरिंग की, नर्सिंग की, पॉलिटेक्निकल की, ITI की पूरी फीस का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। अगर हॉस्टल का भी खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। ऐसे 6,000 बच्चों को हिमाचल प्रदेश की सरकार में, सरकार ही माता है, सरकार ही पिता का दर्जा देगी। आज अब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। उन्होंने कभी मांग नहीं की। इसके अलावा कई बहनें हमारी विधवा हो चुकी है। और किसी के पति की अचानक मृत्यु हो जाए, घर पर आपदा आ जाती है। बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बन चुका है। डॉक्टर की फीस 1.5 लाख रुपया है, उसके हॉस्टल की फीस 75,000 है। किसी के घर में अचानक एक परिवार में उसका पति उसको छोड़कर चला जाए, बच्चा डॉक्टर बन रहा, तो फीस कहां से देगी? हमारी सरकार ने 23,000 ऐसे बच्चों की शिक्षा का पूरा हॉस्टल का खर्च और पूरी पढ़ाई का खर्च उन विधवा बहनों का उठाने के लिए एक नीति लाई है, जिसका लाभ अब हमारी इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत उन 23,000 बच्चों को मिलना शुरू हो चुका है। ये पैसा आपका है जो हमने बचाया है। जो लोग विधवा, कोई बहन जिसके पास घर नहीं है, मुख्यमंत्री एकल नारी है, शादी नहीं की है, पति छोड़कर चला गया है, घर नहीं है, और जिसकी आय 3 लाख रुपए से कम है, उसको हिमाचल प्रदेश की सरकार 3 लाख रुपया घर बनाने के लिए देगी। ये सब योजनाएं आपसे संबंधित है। इस योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि जो पैसा हम आपकी संपदा का बचा रहे हैं वो आपको बांट रहे हैं। जब अधिकारियों से मेरी बैठक हुई, उन्होंने कहा, मैंने कहा कि जो मैं चोर दरवाजे बंद करूंगा मैं आम जनता और गरीब आदमी को बांटूंगा। और आज मुझे खुशी है कि नाथ बच्चों के लिए योजना लेकर आए, विधवाओं के बच्चों के लिए हम योजना लेकर आए, विधवाओं के घर बनाने के लिए हम योजना लेकर आए, और मनरेगा के मजदूरों को हम 60 रुपए की बढ़ोतरी करके, ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है। आज 300 रुपए प्रति व्यक्ति की दिहाड़ी मिल रही है। युवाओं को रोजगार के अवसर कैसे मिले? 5 साल में जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 20,000 नौकरियां दी। अधिकांश नौकरियां हाई कोर्ट में फंस गई। हमने 2 साल में सरकारी क्षेत्र में विभिन्न विभागों में 31,000 नौकरियां निकाली। कई योजनाओं को हम बदलाव कर रहे हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन से हम आत्मनिर्भर हिमाचल बनाना चाहते हैं।
और हमने कहा नहीं है, करके भी दिखाएंगे और निश्चित तौर पर करके दिखाएंगे। चुनौतियां भी बहुत होती है। हमारी सरकार को गिराने का प्रयास किया गया, आप लोगों की सरकार है जिसके मन में आपके लिए पीड़ा है, आपके लिए दिल में और दिमाग में योजनाएं हैं। 6 विधायक हमको छोड़कर चले गए, हम माइनॉरिटी में आ गए। जयराम ठाकुर जी कह रहे थे इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकते। उसी भगवान ने हमारी सरकार को भी बचाया, प्रदेश की जनता ने भी हमारी सरकार को बचाया और देवी देवताओं के आशीर्वाद से आज हमारी सरकार बची है और आप लोगों के लिए योजना लेकर आ रही है। ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, पैसे के दम से जो पार्टी सरकार गिराने की कोशिश करती है वो जनता की भावनाओं की कभी कदर नहीं करती, क्योंकि उन्हें सत्ता चाहिए और वो सत्ता जो पैसे के दम पर खरीदी जाए वो कभी भी सच्ची सत्ता नहीं हो सकती, वो सेवा की सत्ता नहीं हो सकती, वो आम आदमी के लिए सेवा का भावना उनके मन में नहीं हो सकता। फिर भी जनता ने हमें दोबारा चुनकर 6 सीटें दी, हम दोबारा 40 पर पहुंचे हैं। मैं इस बात को इसलिए कहता हूं कि आपने हमें दोबारा आशीर्वाद दिया है और हम दावे के साथ कह सकते हैं 2027 में भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को हम बंद करेंगे, जनता की संपदा को लूटने नहीं देंगे, ना लुटाने देंगे। जनता की संपदा को हम जनता में बांटेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा, जहां हर स्कूल में पूरे टीचर होंगे, हर स्वास्थ्य संस्थान में डॉक्टर होंगे और हम हेल्थ इंस्टीट्यूशन और एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। काम शुरू हो चुका है। अब कोई चीज जो सोची जाती है उसको धरातल पे उतारने में कुछ समय लगता है। 2-3 साल बाद देखना आप कि हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कितने अच्छे होंगे। हमने उसमें योजना लगा दी है, अभी हमारा टेंडर प्रोसेस चल रहा है। मेडिकल टेक्नोलॉजी में हम वर्ल्ड क्लास मेडिकल टेक्नोलॉजी आईजीएमसी टांडा और अपने हमीरपुर और नेरचौक में लाने जा रहे हैं। एम्स के बराबर और उससे उच्च स्तर के हम मेडिकल कॉलेज में अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। पर ये पैसा कहां से आएगा? हमें कुछ चीजों को सोचना है। हर चीज फ्री में लेकर आप अच्छी क्वालिटी नहीं पा सकते। आज आपका जो क्वालिटी हेल्थ सिस्टम है वो बिल्कुल चरमरा गया है। पीने के पानी की स्वच्छ जल भी उपलब्ध सही ढंग से हम आपको दे नहीं पा रहे। इसलिए इन चीजों के लिए पैसे की जरूरत है। इसीलिए मैंने कहा कि गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है, मेरी उन सब से अनुरोध है कि कम से कम आप जितना पानी पी लीजिए, नलका लगा लीजिए, लेकिन कम से कम शुद्ध जल के लिए आपको कुछ ना कुछ धन देना जरूरी चाहिए। कोई मीटर फ्री में अगर आप हर चीज पाओगे तो आप अपने सेहत से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, 5 साल के लिए आप चुनकर भेजते हो, लेकिन हमें अच्छी क्वालिटी की पानी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का फूड चाहिए, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन चाहिए, अच्छी क्वालिटी का हमारे को हेल्थ सेक्टर चाहिए। जो दे सकता है उसे हम देंगे, उससे हम लेंगे। जो दे सकता है उससे हम लेंगे, और जो गरीब है, जो दे नहीं सकता, उसको ऊपर उठाने का कार्य भी हमारी सरकार का है। अब बड़े बड़े इनकम टैक्स पेज से हम बोले कि आपसे पानी का बिल नहीं लेंगे, बिजली का बिल नहीं लेंगे, ये गलत है। अब आपके यहाँ अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है, अदानी की सीमेंट कंपनी है, उसको 1 रुपए की बिजली की सब्सिडी किस बात की दे? करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं। अगर हम उसको 1 रुपए की सब्सिडी दे तो वो आप पर डाका डालकर दे रहे हैं हमको। हमने उनकी सब्सिडी को भी बंद करने का निर्णय लिया है।
वो इसलिए दिया है, वो करोड़ों रुपए इनकम टैक्स देते हैं ताकि हम आम आदमी तक जो हमारी विकास की योजना है उसको हम पहुंचा सके। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जयनगर लोहारघाट में अवस्थी जी ने कहा है कि यहाँ सब तहसील होनी चाहिए, पर पॉपुलेशन है नहीं यहाँ इतनी है, जबरदस्ती यहाँ करा रहे हैं। लेकिन ये बलौन जो प्रगड़ा का इलाका है, इसके लिए मैं यहाँ लोहारघाट में तहसील देने की घोषणा करता हूँ। इसको और भी सब तहसील जो है, सब तहसील ठीक है, करेक्शन करवा दी नहीं तो आपने, सब तहसील देने की घोषणा करता हूं ताकि जो हमारे गांव के लोग हैं सरकार की योजनाएं उसके द्वारा पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप साथ दीजिए। जब जनता साथ देती है तो हमारे में फैसला करने की ताकत आती है। 40 साल से बिगड़ी व्यवस्था जो दीमक की तरह आपकी संपदा को लूट रही है, मैं उन दरवाजों को लूटने से बचाना चाहता हूं और आपके लिए काम करना चाहता हूं। इसलिए हमें भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करने होंगे और जो संपदा को हमारी लूट रहे हैं उस संपदा को लूटने से बचाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप सब लोगों का साथ हमें चाहिए। साथ देंगे कि नहीं देंगे? हाथ खड़ा करके बताओ। ये झूठ में तो नहीं खड़ा कर रहे आप, ऊपर भगवान भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।